नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनगणना 2027 के अंतर्गत परिवार और परिवार का मुखिया किसे माना जाएगा। परिवार के संदर्भ में भवन और जनगणना मकान की पहचान किस प्रकार से की जाएगी, साथ ही साथ सर्वे में कवरेज किए जाने वाले व्यक्ति कौन कौन होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रकणक द्वारा एचएलओ ऐप किस प्रकार से लॉगिन किया जाता है, ऐप में भाषा किस प्रकार से चेंज की जाती है, मैप किस प्रकार से डाउनलोड करना होता है, नजरी नक्शा किस प्रकार से तैयार करना होता है, प्रगणक द्वारा एचएलओ ऐप पर हाउस लिस्ट का कार्य किस प्रकार से ऑनलाइन करना होता है और भवन और जनगणना मकान दोनों में अंतर क्या है। तो सारी डिटेल हम लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। परिवार के 3 प्रकार हैं, एक तो सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवार। सामान्य परिवार की हम बात करें तो व्यक्तियों का जो समूह सामान्य रूप से एक साथ रहता है और साझा रसोई से अपना भोजन करते हैं, वह एक सामान्य परिवार बनाते हैं। व्यक्ति संबंधित या असंबंधित हो सकते हैं या फिर दोनों का मिश्रण भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र 1 में देखेंगे कि एक व्यक्तियों का यहाँ पर समूह है, सामान्य रूप से घर में साथ में रह रहे हैं और इनकी यहाँ पर एक रसोई भी चित्र दिखाया गया है। तो इस रसोई से अपना यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, यानी कि साझा भोजन वह करते हैं, तो एक परिवार माना जाएगा। यहाँ तक कि पति पत्नी या जो फिर संबंधित व्यक्तियों का समूह है, जो सामान्य रूप से एक गणना घर में एक साथ रहते हैं और किसी कारणवश बाहर से पका हुआ भोजन लाते हैं, तो वह भी एक सामान्य परिवार बनाते हैं। कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर में ही वह खाना बनाए, हो सकता है वो बाहर से खाना ला रहे हो पका हुआ भोजन, तो उस स्थिति में भी वह एक परिवार ही माना जाएगा। संस्थागत परिवार क्या होता है कि एक असंबंधित व्यक्तियों का समूह, यानी कि जिनमें रिलेशनशिप नहीं है और जो एक संस्था में रहते हैं और साझा रसोई से अपना भोजन करते हैं। जैसे कि संस्थान हो सकता है, बोर्डिंग हाउस है, मेस, हॉस्टल, आश्रय घर, निगरानी गृह, भिक्षुकों के घर, जेल, आश्रम, वृद्धाश्रम, बच्चों के घर और अनाथालय, यह भी एक संस्थागत परिवार माना जाएगा। एक पेइंग गेस्ट यानी कि जो पीजी है, उसमें आवास में भी एक संस्थागत परिवार मिल सकता है, बशर्त कि यह पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इनका। यदि यह पंजीकृत नहीं है तो यह सामान्य परिवार की श्रेणी में आता है। बहुत बार आप देखेंगे कि जिन घरों का या फिर जिनमें ऐसे लोग रह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वह एक सामान्य परिवार की श्रेणी में माने जाते हैं। नेक्स्ट है संस्थागत परिवार में ही कि यदि किसी संस्था में निवासी एक रसोई से भोजन साझा नहीं कर रहे हैं, तो प्रत्येक ऐसा निवासी एक अलग सामान्य परिवार के रूप में माना जाएगा। वार्डन और नौकरों के परिवार जो अलग अलग जनगणना मकान में रहते हैं और अलग से खाना बनाते हैं, उन्हें अलग अलग सामान्य परिवार माना जाएगा। यहाँ पर एक डायग्राम से समझाया गया है, एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें संस्थागत परिवार जो है निवास कर रहा है या रह रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे संस्थागत परिवार की यहाँ पर ऊपर की ओर एक किचन है। तो इस संस्थागत परिवार में 2 केस हो सकते हैं। यदि पीजी रजिस्टर्ड है तो इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड माना जाएगा और रजिस्टर्ड नहीं है तो नॉर्मल हाउस होल्ड माना जाएगा। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर दिखाया गया है कि जहाँ पर कॉमन किचन नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे इस चित्र के माध्यम से कि इनके कॉमन किचन जो है नहीं है, सबके अलग अलग किचन बनाए गए हैं। तो उस केस में यहाँ पर जो सेपरेट नॉर्मल हाउस होल्ड के रूप में इन्हें माना जाएगा। जब यह किचन शेयर नहीं करते हैं तो उस केस में जो इन्हें हाउस होल्ड है वह नॉर्मल माना जाएगा, न कि इंस्टीट्यूशनल माना जाएगा। बेघर परिवार, जो परिवार भवन या जनगणना मकान में निवास नहीं करते, उन्हें बेघर परिवार कहा जाता है। वे खुली जगह, सड़क किनारों, फुटपाथ, ह्यूम पाइप, फ्लाईओवर और सीढ़ियों के नीचे या पूजा स्थल, मंडप, रेलवे स्टेशन आदि में खुले में रहते हैं। बेघर परिवार मकान सूचीकरण चरण में शामिल नहीं किए जाने चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है। भवन और जनगणना मकान की पहचान परिवार के संदर्भ में करें। यहाँ पर आप डायग्राम प्रथम में देखेंगे
तो ये डायग्राम जो दिखाया गया है एक हॉस्टल का डायग्राम है, जिस डायग्राम के अंतर्गत यहाँ पर एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर वार्डन का और जो कुक है उन दोनों के रेजिडेंस जो है अलग अलग है। तो उस केस में यहाँ पर 1 बिल्डिंग और 3 सेंसस हाउस, यहाँ पर 3 जनगणना मकान, इस प्रकार से आपको नंबरिंग करनी है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे इस सेकंड डायग्राम में, यहाँ पर आप देखेंगे बिल्डिंग तो यहाँ पर एक ही है, लेकिन इस बिल्डिंग का जो स्वामित्व है वह 2 लोगों के पास में है। 2 लोगों के पास में स्वामित्व होने की वजह से 2 जनगणना मकान के रूप में इसकी काउंटिंग की जाएगी। तो H12 के रूप में इसे मार्क करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे डायग्राम में कि 4 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। 4 स्ट्रक्चर में क्या है कि एक तो किचन है, एक टॉयलेट है, एक बैठक है और एक यहाँ पर एक मेन रेजिडेंस है। तो इनमें का जो हाउस होल्ड है वह एक के पास में ही, यानी कि जो स्वामित्व है इसका मुखिया है वह एक ही है। तो इसे 1 बिल्डिंग और 1 सेंसस हाउस के रूप में माना जाएगा। यदि इसके सेपरेट हाउस होल्ड होते, 2 हाउस होल्ड होते, तो इसके सेपरेट ही बिल्डिंग होती और सेपरेट ही हाउस नंबर यहाँ पर डलते। गांव में आप कुछ इस प्रकार से संरचना आप देख सकते हैं इसकी। इस प्रकार से झोपड़ी हो सकती है। यदि इनका जो ऑक्यूपाइड है या इनका जो स्वामित्व है वह एक के पास ही है, तो आपको यहाँ पर एक ही यहाँ पर भवन देना है और एक ही जनगणना मकान देना है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? एक तो मेन यहाँ पर आवासीय है, ये मेन रेजिडेंस, किचन है, वर्क शेड है और कैटल शेड यानी पशुओं के लिए। अब यदि इन चारों स्ट्रक्चर के हाउस होल्ड जो है वह एक ही व्यक्ति है, तो उस केस में यह 1 बिल्डिंग मानी जाएगी। लेकिन जो सेंसस हाउस है वह सेंसस हाउस 3 माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे यहाँ पर? क्योंकि इनके जो यूज है वह अलग है। किचन और मेन रेजिडेंस जो है यह 1 यूनिट होगी, वर्क शेड 2 और कैटल शेड 3 होगी। तो यहाँ पर इनके जो नंबरिंग होगी 1 3 होगी। लेकिन वहीं यदि जो इस स्ट्रक्चर के यूज है वह बाई ए सेपरेट हाउस होल्ड के द्वारा होते, तो स्ट्रक्चर जो है ट्रीट कैसे किए जाते? सेपरेट बिल्डिंग और सेपरेट ही यहाँ पर सेंसस हाउस होते। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन्हें हमें बिल्डिंग नंबर और सेंसस हाउस नंबर देने हैं। तो यहाँ पर जो 1 से 4 तक की जो बिल्डिंग है, तो इस केस में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि 1 सेंसस हाउस सभी के यहाँ पर दे दिए जाएंगे, ठीक है। और बिल्डिंग नंबर जो 5 और 6 है, तो 5 के लिए यहाँ पर सेंसस हाउस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और 6 के लिए सेंसस हाउस यहाँ पर क्या हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। यदि बिल्डिंग नंबर 5 जो है वह एक ही व्यक्ति के द्वारा या एक के ही अधिकार में है और सेम पर्पज के लिए वह यूज में ले रहा है, जैसे उसे हम आवास के रूप में कह सकते हैं, तो बिल्डिंग नंबर जो 5 है वह किस प्रकार से ट्रीट की जाएगी कि 1 सेंसस हाउस के रूप में। यदि एक ही व्यक्ति काम ले रहा है और आवास के रूप में ले रहा है, सेम उपयोग के लिए ले रहा है, तो यहाँ पर सेंसस हाउस अलग देने की आवश्यकता नहीं है। सेंसस हाउस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। इसी प्रकार से 6 के संदर्भ में रहेगा। लेकिन यदि अलग व्यक्ति रह रहे हैं या फिर अलग कार्य कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर सेंसस हाउस चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं परिवार के मुखिया की, कि परिवार का जो मुखिया है वह व्यक्ति है जिसे परिवार या परिवार का मुखिया पहचानता है। सामान्यतः घर के दैनिक मामलों को प्रबंधित करने में मुख्य जिम्मेदारियां वहन करता है और अपना निर्णय लेता है। आवश्यक रूप से यह घर का सबसे बड़ा और सबसे अधिक कमाने वाला या पुरुष सदस्य नहीं है। HOH किसी भी लिंग का एक छोटा व्यक्ति हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े व्यक्ति को ही माने या कोई जो ज़्यादा कमा रहा है उसे माने, या फिर मेल है तो ही हम उसे मुखिया माने। ऐसा नहीं है, वह किसी भी लिंग का एक छोटा व्यक्ति भी हो सकता है। संस्थागत परिवार का जो परिवार प्रमुख है वह उस संस्थागत परिवार का प्रभारी व्यक्ति होगा, जैसे वार्डन, प्रबंधक, जेलर, सचिव, बशर्त वह उस संस्थागत परिवार का भी सदस्य होना चाहिए। यदि प्रभारी व्यक्ति उस संस्थागत परिवार का सदस्य नहीं है, तो संस्थागत परिवार का कोई भी सदस्य
परिवार प्रमुख हो सकता है। एचएलओ में शामिल किए जाने वाले व्यक्ति कौन कौन होते हैं? सामान्य और संस्थागत परिवार में सामान्यतः रहने वालों को गिनने की आवश्यकता है। सामान्य निवासी उस दिन घर की सूची में अनुपस्थित होने पर भी गिने जाएंगे। अस्थायी आगंतुकों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उनके सामान्य निवास के स्थान पर माना जाएगा। यानी कि आपके कोई मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें इसमें काउंट नहीं करना है। विदेशी और उनके परिवार के सदस्य जिनका डिप्लोमेटिक स्टेटस है वह बाहर रखे गए हैं। एचएलओ के लिए रक्षा या विशेष चार्ज के तहत निषिद्ध क्षेत्र शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि परिवार, परिवार का मुखिया और कवरेज में शामिल किए जाने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।